एक साल की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का रिजल्ट। बट क्या हेयर फॉल रुक चुका है? अभी मैं क्या मेडिकेशंस यूज कर रहा हूँ? एक वो डर सेक्सुअल लाइफ का, जो स्पर्म है थोड़ा सा वाटरी होने लग गया था। काफी इंटरेस्टिंग चीजें रिवील करने वाला हूँ, सो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। सो दो चीजें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। एक तो अपना हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट, जो एक साल का रिजल्ट है। इसके बाद आई डोंट थिंक सो कोई एडिशनल हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सो ये फाइनल रिजल्ट है। सेकेंड इज क्या मेडिकेशंस मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्यों मैंने स्टार्टिंग में टॉपिकल फिनेस्टाइड शुरू किया था और उसके बाद मैंने क्यों कंप्लीटली बंद कर दिया, और अभी भी अगर मुझे हेयर फॉल हो रहा है तो क्यों मैं उसको दोबारा रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड इज मिनॉक्सिडिल मैंने क्यों कम की। पहले मैं 2 बारी मिनॉक्सिडिल लेता था टॉपिकल, बट मैंने क्यों बंद की, मेरा एक्सपीरियंस ओरल मिनॉक्सिडिल के साथ क्या था। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोचते हैं या हेयर केयर रूटीन कराने का सोचते हैं तो आपको पता हो क्या मेडिकेशन यूज़ करनी है और आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो आइए जानते हैं पहले तो इस जर्नी का रिजल्ट, एक साल का रिजल्ट। तो गाइस पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ अपना फ्रंट साइड से। अभी बाल सेट हैं, कोम्ड है, तो पहले आप इस तरह से देख लीजिए जिस तरह से मैं रखता हूँ। ये नॉन ट्रांसप्लांटेड जोन है हमारा और ये ट्रांसप्लांटेड जोन है। तो आपको यहाँ पे कुछ गैप्स दिख सकते हैं और मुझे यहाँ से काफ़ी हेयर फॉल देखने को मिल रहा है अभी सीज़न चेंज में, तो यहाँ पे थोड़ा गैप हो सकता है। डोनर एरिया अगर आप देख लें तो ये है हमारा डोनर एरिया कंप्लीटली। अभी बाल बड़े किए हुए हैं तो गैप्स नहीं पता लगेंगे आपको। अभी मैं आपको बाल नीचे करके दिखा देता हूँ। तो अगर मैं आपको बाल नीचे करके यहाँ पे दिखाऊं तो इस तरह से हमारा कुछ रिजल्ट दिख रहा है। और अगर मैं आपको बीच के गैप्स दिखाऊं तो गैप्स हैं बड़े, और बालों की क्वालिटी भी अगर देखें बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बट ठीक है, मतलब जो मेरी पुरानी कंडीशन थी उसके कंपैरेटिवली बहुत ही रियलिस्टिक रिजल्ट आया है विदाउट एनी मेडिकेशन, फेनेस्टाइड जैसी। और इस तरह की लेंथ आना भी आई थिंक अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशंस मेरी थोड़ी ज़्यादा थी इन टर्म्स ऑफ बालों की क्वालिटी को लेके, बट सिंस जब मेरे को कराने के बाद पता लगा कि मेडिकेशंस क्या होती हैं और कितना रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं, तो मुझे समझ लगा शायद मैंने डिसीजन जल्दी तो नहीं ले लिया। बट आई एम ऑल्सो रेडी फॉर अनदर हेयर ट्रांसप्लांट अगर मुझे आगे जाके 3-4 सालों में ज़रूरत पड़े। सो 2 ट्रीटमेंट्स मैं एक्टिवली ले रहा था। एक तो मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा था और एक मैं डर्मास्टेम हफ्ते में एक बार यूज़ कर रहा था। जो डर्मास्टेम मैंने अभी 1.5-2 महीने से नहीं किया है, लेजीनेस कह लो, मैं ट्रैवल कर रहा था बीच में, इसलिए वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था और काम भी बहुत ज़्यादा बिजी था। तो पता नहीं वो आलस मार गया या डर्मास्टेम अब मैं यूज़ करूँगा, बिकॉज अभी मुझे हेयर फॉल देखने को मिल रहा है। एंड आई थिंक मिनॉक्सिडिल का जो असर है डर्मास्टेम के साथ काफ़ी इफेक्टिव होता है और मुझे न्यू हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं डर्मास्टेम के ऊपर, एक शॉर्ट्स मैंने बनाई थी, आप वो देख सकते हो। सो उसके बाद मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा था दिन में 2 बारी, 5% सुबह 5% शाम को। बट बिकॉज ऑफ सीजन चेंज, गर्मी के कारण सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था, इसलिए मैंने एक बारी शिफ्ट किया। और दूसरा रीज़न मिनॉक्सिडिल एक बारी शिफ्ट करने का ये था टॉपिकल, बिकॉज रात को मुझे अपनी वाइफ के साथ सोना होता है। तो अगर मैं 7-8 बजे लगाऊं तो जो टॉपिकल मिनॉक्सिडिल है वो इतनी जल्दी सूखता नहीं है, तो वो मेरे पिल्लों पे भी लग जाता है। पिल्लों पे लगता है और मैं अपनी वाइफ के साथ जब सोता हूँ तो मुझे डर लगा रहता है यार मेरे बालों से इसको मिनॉक्सिडिल ना लग जाए। और मैंने ये देखा भी कि उसको भी ना, मेरी वाइफ को भी डैंड्रफ होने लग गया था। उसको डैंड्रफ नहीं होता था और मेरे से बिकॉज ऑफ मिनॉक्सिडिल से थोड़ा डैंड्रफ इंक्रीज होता है, उसको भी डैंड्रफ होने लग गया था। तो इसीलिए मैंने थोड़ा बैक सीट लिया कि मैं शाम को मिनॉक्सिडिल नहीं लगाऊंगा। बट अभी मेरे को लग रहा है मेरे को लगाने की ज़रूरत है, इसीलिए थोड़ा हेयर फॉल हो रहा है, इसीलिए मैं एक हेयर कैप मंगाऊंगा रात को सोने के लिए, जो मैं अब से डाल के सोया करूंगा जब मैं अपनी वाइफ के साथ सो रहा हूँ। सेकेंड रीज़न, मैंने फिनेस्ट्राइड स्टार्टिंग में लो डोज भी जब कर दी थी टॉपिकल फिनेस्ट्राइड की। अब नई नई गाइस शादी हुई है तो थोड़ा सा ना बैक एंड पे डर एक थोड़ा, पता नहीं साइकोलॉजिकली है क्या है। और मैंने डीएसटी लेवल्स भी अपने टेस्ट कराए थे, मेरे डीएसटी लेवल ज़्यादा थे और मैंने टेस्टोस्टेरोन और डीएसटी लेवल जब चेक कराए थे फिनेस्ट्राइड शुरू करने से पहले और उसके बाद, डीएसटी लेवल्स डेफिनेटली कम हुए थे काफ़ी, बट मेरा टेस्टोस्टेरोन जितना नहीं होना चाहिए उससे भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं होती। और मेरा जो स्पर्म है थोड़ा सा वाटरी होने लग गया था, इवन विद द लो डोज ऑफ फेनेस्ट्राइड, टॉपिकल फेनेस्ट्राइड। तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया यार ये मतलब इट्स नॉट वर्थ द रिस्क फेनेस्ट्राइड यूज़ करना। आगे जाके मैं हेयर ट्रांसप्लांट, मुझे पता लग गया किस तरह से होना है, तो मैं आगे जाके वो करवा सकता हूँ।
मैं इतनी चीज़ें स्टेक पे नहीं रख सकता। पहली बात तो एक वो डर अपने सेक्सुअल लाइफ का। सेकंड इज अब तुम किसी पार्टनर के साथ रहते हो ना, अगर तो तुम सिंगल हो तो तुम जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट वंस यू आर मैरिड ना, क्योंकि जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद ही मेरी 3-4 महीने में शादी हो गई थी, तो मेरे लिए वो डिसीजन लेना, एक नया ड्रग इंक्लूड करना मेरी मैरिड लाइफ के लिए कहीं ना कहीं खतरा भी रहता है। एंड इसीलिए मैं फेनेस्टाइड की तरफ अब नहीं जाता हूँ बिल्कुल भी। लास्ट 8-9 मंथ से बिल्कुल टॉपिकल भी हमने नहीं यूज़ किया है, जैसा कि आप जानते हैं पुरानी वीडियोस के थ्रू भी। और सेकेंड इज़ जो मैंने अपनी नॉलेज गेन की थी रिसर्च में, जो बहुत ज़्यादा एक मेरे को शॉकिंग बात देखने को मिली थी, वो ये थी कि जो फेनेस्टाइड है अगर वुमेन की बॉडी में जा रही है तुम्हारे थ्रू, चाहे वो टॉपिकल से, चाहे वो तुम्हारी पिल्स जो तुम्हारी कटी हुई है, अगर उसकी बॉडी में जाती है और बाई चांस अगर वो वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, देन मिस कैरेज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे ये रिस्क नहीं लेना है अपनी लाइफ में, बिकॉज अगर कुछ ऐसा होता है देन शायद वो मेंटली मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। सो आई डोंट नो ये कितना सच है कितना नहीं है, बिकॉज डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। बट मैं यही कहूँगा, अगर आप मैरिड हैं या नई नई शादी होने वाली है, तो कुछ चीज़ें आप अपने डॉक्टर से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पे जाके पूछें, बिकॉज अगर मैं टॉपिकल फेनेस्टाइड या मिनॉक्सिडिल लगा रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो पार्टनर पे भी इफेक्ट कर सकता है जो आपके साथ सोता है। तो ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ये मैंने बाद में नोटिस किया, और ये भी ओ शिट हो सकता है। तो भी मिनॉक्सिडिल भी मैंने काफ़ी कम कर दी थी लगानी, जो रात वाली थी, ताकि रात को मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। बट अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मे बी मैं ये बाल शेव कर दूंगा, आई जस्ट कीप लाइक अ क्रू कट, ताकि मेरे को अपने बाल मैनेज करना ईजी रहे। या सेकंड ऑप्शन है मैं हेयर कैप और सोते हुए लगाना शुरू करूंगा, ताकि वो जो मेरे पिल्लो पे मेरा डैंड्रफ और मिनॉक्सिडिल लग सकता है पार्टनर को, वो ना लगे। सो दिस हैज़ बीन माई जर्नी 1 ईयर सो फार। एंड PRP सेशन मैंने 4 महीने से नहीं लिए, तो वो भी अभी मैं कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज समर सीजन के कारण मेरे बाल काफ़ी उतर रहे हैं। अभी नहीं उतरे बिकॉज अभी नहा के मैं आया हूँ, वो जितने निकलने थे निकल गए, बट वो काफ़ी उतर रहे हैं, इसीलिए मैं ये चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी बने रहिए, प्लीज़ प्यार देते रहिए इस चैनल को, थोड़ी मोटिवेशन रहेगी मुझे इस तरह से और इन डेप्थ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की 1 साल की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए, और इसको शेयर कीजिए अपने प्लेटफॉर्म में, खुल के बात कीजिए हेयर लॉस के बारे में, बिकॉज आप जितना कंजस्टेड रह के बात करेंगे ना हेयर लॉस के बारे में, उतना ही आपको तंग करेगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पिछली वीडियो जाके देखिए, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।